नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त ठंड ने पूरे उत्तर प्रदेश को अपने आगोश में ले रखा है और सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, कहीं ना कहीं लोगों को लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सभी के लिए आफत भरी ठंड है। दिन में जरूर चटक धूप निकल रही है कुछ जगहों पर, लेकिन शाम होते होते गलन बढ़ जा रही है। हालात सुबह के और शाम के एक जैसे ही हैं। सुबह और शाम लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन धूप से कुछ जरूर है कि कुछ लोगों को राहत मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो धूप निकल रही है, इस राहत को आप फौरी राहत ही समझिए। ये राहत अंतिम राहत नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहीं ना कहीं एक जारी जानकारी के हिसाब से अगर माना जाए तो अभी कुछ दिनों और ठंड का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जो ठंड है ये लोगों को परेशान कर सकती है। जरूर अभी ठंड जो है वो थोड़ा सा नरमी बरत रही है दिन के समय में, लेकिन जो तापमान है उसमें काफी अंतर दर्ज किया जा रहा है। सुबह और शाम के तापमान में कहीं ना कहीं अंतर ये जो है वो करीब 15 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ठंड से राहत की बात की जाए तो ठंड से राहत जरूर है, पर बहुत ज्यादा दिनों तक या कहें कि बहुत देर तक के लिए राहत नहीं है। और अगर बात करें मौसम विभाग की, तो जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है कि जनवरी के तीसरे सप्ताह से शायद लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। लेकिन अभी जो धूप निकल रही है ये अभी आप लोगों को राहत देने वाली नहीं है। शायद कुछ दिनों में एक बार फिर से आप लोगों का ठंड का सितम झेलना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी जो भी चीजें हों उसका जरूर सहारा लीजिए, अलाव का सहारा लीजिए, गर्म कपड़ों का सहारा लीजिए, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो अभी भी लोगों को ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर है। और लखनऊ की बात की जाए तो 25 शहर जो है कहीं ना कहीं ठंड से कांप गए हैं। लखनऊ भी इसमें शामिल है, बलिया भी इसमें शामिल है, कानपुर है, लखीमपुर खीरी है। तमाम ऐसे जिले हैं जो कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप झेल रहे हैं और तमाम लोग इस ठंड में अपने आप को परेशान होता हुआ देख रहे हैं। तो इसलिए मौसम विभाग के हिसाब से अभी भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। रात में घना कोहरा छाने की बात अभी भी निकल करके सामने आ रही है। ऐसे में एक बड़ी समस्या है लोगों के लिए कि आखिरकार इस ठंड से बचाव के लिए क्या कुछ हो। अभी कितने दिनों तक और भी ज्यादा ठंड से हमें ठंड की मार झेलनी पड़ेगी, लेकिन अगर मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन और आपको यूं ही ठंड की मार झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल आप मौसम जो भी आ रहा है, अगर जनवरी के तीसरे सप्ताह की बात की जा रही है कि शायद उसके बाद थोड़ा सा ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आमतौर पर आप सभी लोगों को गर्म कपड़े के साथ साथ कहीं पर भी आपको निकलना है तो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कोहरा आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ रहे हैं। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है? जैसा आपको बता दें, हमारे जो है रायबरेली में आज स्थापना दिवस था। हमारी बुजुर्गी रायबरेली के शहर कोतवाली स्थित उद्यान पार्क में है और यहाँ पे ये जो है आज 1858 में इस रायबरेली की स्थापना दिवस हुई। इसी के उपलक्ष्य में जो है रायबरेली का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और यह स्थापना दिवस एक रायबरेली के इतिहास को भी कहीं ना कहीं कई सारी चीजों से जुड़ा हुआ और उसके स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से इसका मनाया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है रायबरेली का। और यह महोत्सव आज भी 12 जनवरी तो लगातार हर साल मनाया जाता है। तो ये जिस तरीके से है, अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अभी अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पहुंच चुके हैं और अभी आए हैं। और जो मैं दिखाना चाहूंगा एक बार कि जिस तरीके से जो इधर मैं कहूंगा कि ये देखें आप, जो इसकी शुरुआत है वो शुरुआत जो सनातन धर्म को जोड़ने वाले ऋषि मुनि है उनसे ये कर रहे हैं। इसके बाद जो है माननीय मंत्री जी दीप प्रज्वलित करके इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। और ये 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। और ये जो अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लगातार इसकी शुरुआत हो चुकी है आज। और आज 12 बजे से जैसा इसकी शुरुआत है तो 4 बजे तक ये महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें रायबरेली जिले के प्रशासन अधिकारी डीएम हर्षिता माथुर हो या फिर आने वाले जो एडीएम प्रशासन है और भी तमाम तरीके की आप देख सकते हैं। लाइव में दिखाना चाहूंगा, एक बार कैमरा मैन कहूंगा कि थोड़ा नजदीक से आए। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह लाइव दीप प्रज्वलित करते हुए डीएम रायबरेली, एसपी रायबरेली, ये सब जो है
मौजूद है और इस महोत्सव की स्थापना दिवस रायबरेली की आज अब शुभारंभ किया जा रहा है। जी अखंड। बिल्कुल, जिस तरीके से आज ये शुभारंभ हो रहा है और खुद जो मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह कद्दावर हैं, कद्दावर नेता भी है, कभी कांग्रेस के साथ रहे थे और अब बीजेपी के साथ है, मंत्री भी बन गए। सवाल एक चीज है कि ये तो कार्यक्रम हो ही रहा है इंद्रवीर, लेकिन एक चीज है कि देखिए अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार के मंत्री खुद ही पुलिस के खिलाफ सड़क पर धरने पर बैठ जा रहे हैं और अभी ये पीछे दीप प्रज्वलित भी कर रहे हैं। आखिरकार जरा हमारे दर्शकों को बताइए क्या ये पूरा मामला था जिसमें खुद मनोज पांडे भी आ गए थे और जो प्रदेश के मंत्री है, राज्य मंत्री है दिनेश प्रताप सिंह, वो इसमें आकर के जमीन पर धरने पर बैठ गए थे। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं ये लगातार जिस तरीके से एक कोतवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा था और ये सलोन कोतवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन था। उस धरना प्रदर्शन में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के तमाम सारे कार्यकर्ताओं का आरोप था कि सलोन कोतवाल ने मिसबिहेवियर किया, उसको लेकर ये धरना प्रदर्शन था। उसमें तमाम सारी चीजों को लेकर के गतिविधियां हुई। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी गए और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे और ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे वो भी पहुंचे। खैर इस पे रायबरेली एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो अपनी उनकी कार्रवाई थी चौकी इंचार्ज और अगर बात करें तो वहीं पे कांस्टेबल 4 लोगों को त्वरित जो है जैसे ही इस मामले का संज्ञान आया और 2 दिवसीय धरना था, उनकी जो मांग थी उस मांग को देखते हुए चौकी इंचार्ज को ट्रांसफर किया गया और 4 वहीं पे जो है कांस्टेबलों को इधर से पुलिस लाइन भेजा गया। तो ये जो घटना थी जो आपने जैसे पूछा कि क्या था पूरा मामला, तो ये पूरा मामला था बजरंग दल के कार्यकर्ता का उनके इंद्र, एक सवाल ये है कि आखिरकार ये माना जाए कि जब मंत्री ने हस्तक्षेप किया पूरे मामले में, खुद धरने पर जब बैठे तो प्रदेश की पुलिस ने या रायबरेली पुलिस ने कार्रवाई की? क्या इंतजार कर रहे थे क्या कि मंत्री आएंगे धरने पर बैठेंगे तब कार्रवाई करेंगे? अगर कुछ गलत था तभी तो उन्होंने कार्रवाई की, तो क्यों मंत्री का इंतजार क्यों कर रहे थे? सवाल ये भी आ रहा है बहुत बड़ा, क्योंकि विपक्ष भी इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। पूरा का पूरा सोशल मीडिया इससे पटा हुआ है कि आखिरकार प्रदेश सरकार के मंत्री को धरने पर बैठना पड़ रहा है पुलिस के खिलाफ। और एक बार इससे पहले भी तस्वीरें देखी जा चुकी हैं इंद्रवीर। तो आखिरकार ये माना जाए कि प्रदेश के जब मंत्री किसी मामले में हस्तक्षेप करेंगे तब जाकर के पुलिसिया कार्रवाई होगी, लेकिन अगर वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो इसी तरीके से अपनी मनमानी चलती रहेगी। सवाल खड़े हो रहे हैं इस तरीके से। देखिए यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट जैसे आपने कहा कि क्या मंत्री इन्वॉल्व होंगे या और जो विधायक है वो देखिए इंद्रवीर, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सवाल विपक्ष का भी है और सोशल मीडिया पर आप उठा करके देखेंगे तो ये उनका सवाल है। यही करना चाह रहे हैं कि आखिरकार क्या मंत्री के हस्तक्षेप के बाद पुलिस की कार्रवाई होती है या फिर पुलिस को खुद जब जानकारी हुई, जब उसने पूरे मामले को देखा है तो उसको एक्शन पहले लेना चाहिए था कि मंत्री का इंतजार क्यों कर रहे हैं कि मंत्री धरने पर बैठेंगे तब हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, इस पर रायबरेली एसपी से हमारी बात हुई थी तो एसपी साहब ने सीधे एक जानकारी दी थी कि मामले पे जब तक हम एक जांच नहीं करते, जब तक एक तत्व नहीं निकालते, तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। तो रायबरेली एसपी ने 2 दिन वेट एंड वॉच और उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से और बजरंग दल के जो और तमाम सारे अधिकारी हैं उनसे भी बात करी और उन्होंने कहा कि जब तक हम तत्वों पे नहीं जाएंगे तब तक हम किसी पे कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इसमें ऐसा नहीं कि मंत्री के आने के बाद, विधायक के आने के बाद पुलिस की कार्रवाई, ऐसी इससे पहले भी कार्रवाई देखी गई है जो रायबरेली एसपी प्रेजेंट टाइम में है उनकी तरफ से ऐसी तमाम कार्रवाई हुई है। तो इस कार्रवाई को देखते हुए ऐसा नहीं कि मंत्री के इन्वॉल्व होने से या विधायक के इन्वॉल्व होने से कार्रवाई नहीं, ये गलत है विपक्ष का। यही सवाल है कि एसपी हर मामले में कार्रवाई करेगा तो क्या करेंगे वहां के जो जिम्मेदार हैं, कोतवाल हैं और लोग हैं? क्या हर मामले में एसपी आए या फिर मुख्यमंत्री आए या मंत्री आए? यही सवाल है कि देखिए एसपी तो वहां के इनके ऊपर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते, क्योंकि रायबरेली के एसपी जिस तरीके का काम कर रहे हैं आपने भी दिखाया और हम भी देखते हैं, किसी की यहाँ पर बड़ाई और बुराई करने की बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर रायबरेली एसपी को ही हर मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा तो कैसे बनेगा? वहां के कोतवालों को क्या समझ में नहीं आता है क्या? वहां पे जो जिम्मेदार है उनको समझ में नहीं आता क्या? उनको भी तो समझने की जरूरत थी कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई बनती है, उस कार्रवाई करते। इतना बवाल होने का इंतजार क्यों कर रहे थे? देखिए कोतवाल तक मामला नहीं था, मामला चौकी इंचार्ज के हल्के का मामला था। तो चौकी इंचार्ज को नॉर्मली कहा गया कि आप ये एनबीडब्ल्यू में वारंटी है इनको लेके आइए, तो कोतवाल चूंकि लेके आएंगे तो कोतवाली में ही लेके आएंगे, तो उस तरीके के मामला रहा। तो इसमें चौकी इंचार्ज और जो और तमाम सारी गतिविधियां गलत पाई गई उनपे सजा भी दी गई है और आगे अगर ऐसा कुछ आएगा तो रायबरेली पुलिस की तरफ से कहना है उनपे भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी।
बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए इंद्रवीर, क्योंकि देखिए ऐसे मामले कहीं ना कहीं लगातार इस सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि देखिए पुलिस चौकी जो चौकी इंचार्ज था उसको लेकर के पूरा मामला था, फिर कोतवाल का नाम आना, हस्तक्षेप एसपी को करना पड़े, फिर मंत्री धरने पर बैठ जाए, तो अपने आप में बड़ी असमंजस की स्थिति होती है कि प्रदेश सरकार का मंत्री खुद धरने पर बैठा है। ऐसे ही नौबत क्यों आती है, ऐसे पुलिस वाले या कोई भी जिम्मेदार हो, प्रशासनिक अमला ही क्यों हो, इस तरीके की स्थितियां क्यों पैदा करता है। तमाम ऐसी तस्वीरें देखी गई हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर अधिकारी अपना ईमानदारी से काम करते हैं तो वो दिखाई भी देता है, और साफ तौर पर इस पूरे मामले में भी दिखाई दिया है। जैसा कि इंद्रवीर ने बताया है, इस मामले में कहीं ना कहीं सरकार की भी बड़ी कहते हैं ना कि बहुत सारे सवाल लगातार विपक्ष भी खड़े कर रहा था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी खड़े हो रहे थे कि इस प्रदेश सरकार के मंत्री को बैठना पड़ता है धरने पे, तब जाके कहीं कार्रवाई होती है। इसीलिए हमारे दर्शक भी जानना चाहते थे कि आखिरकार क्या प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उनके चलते ये कार्रवाई हुई है, या फिर खुद जब एसपी के मामले संज्ञान में पूरा मामला है तो उन्होंने कार्रवाई, क्योंकि रायबरेली के जो एसपी हैं अपने आप में अपनी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, और इंद्रवीर ने कई तस्वीरें दिखाई हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ दे और बख्शने में विशेष ध्यान रखते हैं, जो भी गलत होता है उसके खिलाफ वो कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आप पूरी खबर पर जो आप आज अपडेट दे रहे हैं इंद्रवीर, इस पर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? अखिल जी, आज हम बताना चाहेंगे, पहली बात तो हम ये बता दें कि IBC 24 न्यूज पर एक बहुत बड़ी खबर का असर हुआ है कि अभी 3 दिन पहले जो यहाँ के हरदोई जनपद के जो पुलिस कर्मी थे जिन्होंने अभद्रता की थी, कुछ पत्रकारों को लेकर उन्होंने बाहर निकालने के लिए भी कहा था, तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। 2 पुलिसकर्मी तो एक को निलंबित कर दिया गया है, और जो दूसरे पुलिसकर्मी जो यहाँ के जो सांडी के थानाध्यक्ष थे जिन्होंने पत्रकारों के लिए कहा था कि आप बाहर निकल जाइए, उन पर भी कल कार्रवाई की गई। चूंकि समाज कल्याण मंत्री जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं असीम अरुण जी, उनसे जो सांडी के विधायक हैं प्रभास कुमार जी, उन्होंने कई बार पुलिस अधीक्षक से भी कहा था कि यहाँ के पत्रकारों के लिए इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया, उनको यहाँ से हटाना चाहिए, उनको निलंबित करना चाहिए, लेकिन वहां पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद जब कल असीम अरुण जी आए, जो जिले के प्रभारी मंत्री भी है, उनसे पत्रकारों का दल मिला जाके, तो असीम अरुण ने उनको आश्वासन दिया कि ठीक है, हम उनसे तत्काल अशोक मीणा जो पुलिस अधीक्षक से बात करेंगे, और उन्होंने बात भी की। जब बात करने के बाद में जो सांडी के SSO थे उनको वहां से राकेश यादव को हटाकर लोनार में कर दिया गया, और लोनार को निलंबित किया गया है। किस लिए क्या है तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और जो अभी जो वहां के CEO सत्येंद्र सिंह जिन्होंने महिलाओं पर टिप्पणी की थी, उनकी जांच चल रही है, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर देखा जाए, ये बहुत बड़ी एक खुशी की बात भी है कि पत्रकारों के लिए जिन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था कि आप यहाँ से क्या करने आए, कि आप यहाँ से निकल जाइए, तो उसको लेकर एक कठोर कार्रवाई की गई है सांडी दरोगा के ऊपर, जिनको वहां से हटाकर लोनार के थानाध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, उनको निलंबित कर देना चाहिए। अगर लगता नहीं, यही तो सवाल है। देखिए अभी इंद्रवीर से भी सवाल खड़े कर रहे थे, पूछ रहे थे, और लगता है सवाल, क्या लगता है किसी मामले में इतना देर हो जाता है? कार्रवाइयां कई बार होती हैं, बहुत सारे मामलों में होता है, तो कभी कभी लगता है क्या जब सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो जाए, जब वो पूरा वीडियो वायरल हो जाए, लोग उस पर कई सवाल खड़े कर लें, उस पर कई सारी प्रतिक्रिया आ जाए, तब जाकर के कार्रवाई होगी क्या? कि सरकार ने अब उसमें कुछ हस्तक्षेप किया तब कार्रवाई होगी? पुलिस वालों को दिखाई नहीं देता कि वो किस तरीके का व्यवहार बर्ताव कर रहे हैं, और पत्रकारों को या किसी को भी ये कौन सा अधिकार उनके पास है वो बताएगा कि वो क्या करें क्या ना करें? आप अपना काम करिए, किस तरीके का अधिकार आपको किसने दिया? क्या आपके अधिकार क्षेत्र में आता है? कोई ऐसी जगह थी जहां पर आप चले गए, या वहां पर कोई ऐसी बाउंडेशन थी कि आप नहीं जा सकते थे? बहुत सारी ऐसे तथ्य दिखाई दे रहे हैं लगातार। अभी हमने देखा एक मीडिया संस्थान के एक रिपोर्टर को किस तरीके से एक रिपोर्टिंग करने से रोका गया। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर जो पुलिस वाले हैं उनकी वजह से सरकार की किरकिरी होती है, सरकार जब इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करती है तब जाके कार्रवाई होती है, तो क्या जो बड़े अधिकारी हैं क्या किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं? क्या सरकार की कोई मंत्री इसमें शामिल हो, विधायक शामिल हो, जब उसमें पूरा बवाल हो जाए तब जाकर के हम इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? पहले ही एक्शन क्यों नहीं लिया जाता इस पूरे मामले में? क्या आपने इस पूरे मामले को लेकर के एसपी से बातचीत की थी कि आप इस पूरे मामले पर जब इतना लीपापोती हो गई, सरकार की घसाई किरकिरी सब कुछ हो गई, जब मंत्री बीच में आए तब जाकर के ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है, तो आखिरकार इतना इंतजार क्यों करते हैं आप लोग? जी देखिए, अगर हम बताना चाहेंगे, क्योंकि ये जो पुलिस अधीक्षक जो यहाँ के हरदोई के जो पुलिसकर्मी है, कहीं ना कहीं पे ये जो अगला चुनाव जो आने वाला उस पर भी कहीं ना कोई बहुत फर्क पड़ेगा जब इस तरीके का करते यहाँ हरदोई जनपद के पुलिसकर्मी करते। पहला तो मामला एक जनपद सांडी का था, जहां पर दरोगा ने बोला कि ऐसा है, पत्रकार लोग आप बाहर निकल जाइए। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिनको पत्रकारों के लिए बाहर निकलने के लिए कहा गया? और दूसरी घटना हम आपको बताना चाहेंगे, देहात कोतवाली के चौकी इंचार्ज की थी, जिनको निलंबित किया गया है। उन्होंने एक दारू का पैक लेकर किस दुकान पी रहे होंगे, तो एक जो ऑटो ड्राइवर था
उससे पैक फैल गया, उसको मारा ही नहीं, चौकीदार ने उससे पैक के पैसे भी लिए। और तीसरी घटना जो है हरपालपुर थाना अध्यक्ष की थी, तो सारी हरपालपुर की थी, जिन्होंने महिला से मां की गाली देते हुए उनको वीडियो वायरल हुआ था, और उनकी जांच वगैरह भी चल रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर बात देखी जाए तो आने वाले चुनाव में काफी फर्क पड़ेगा जी अखंड। देखिए और इससे चुनाव में पहले फर्क अखंड जी पड़ेगा, के लोग चुनाव में एक मिनट आदर्श, चुनाव में फर्क पड़े ना पड़े ये अलग विषय है, लेकिन देश की जनता, हर एक जो निवासी है इस प्रदेश का, इस देश का, उसके भी कुछ अपने मौलिक अधिकार हैं। और इस तरीके से अगर पुलिस अफसर कहेंगे, अगर इस तरीके से पुलिस अफसर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हुए इस तरीके का अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, वो भी एक महिला के खिलाफ, जहां पर महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है और अभी उसमें जांच चल रही है, तो अपने आप में ही समझ से परे है कि आखिरकार कौन सा महिला सशक्तिकरण है। और महिला सशक्तिकरण है भी तो आखिरकार किस बात का इंतजार किया जा रहा है? कुछ तो कार्रवाई बनती थी, प्राथमिकता जो प्राथमिक रूप से दिखाई दे रहा था, कुछ तो कार्रवाई बनती थी। कम से कम कोई ऐसी कार्रवाई करते तो कम से कम कुछ दिखाई तो देता। अभी भी आप जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये वीडियो वायरल है, इस तरीके की चीजें आ रही, इस तरीके घटनाक्रम है, कोई पत्रकारों को उनका काम सिखा रहा है, कोई इस तरीके से ऑटो रिक्शा के साथ कुछ उससे लेन देन के चक्कर में इस तरीके का मामला है, और फिर उसके बाद इस तरीके से एक पुलिस अधिकारी महिलाओं के साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार कर रहा है। अकेले हरदोई में ही इतनी चीजें निकल करके सामने आई और उसमें भी एक्शन लेने में इतना समय लगा, तो अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं आदर्श। आखिरकार पूछिएगा कितना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए अखंड जी, हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि इनसे पहले जो पुलिस अधीक्षक नीरज यादव जी थे, उन्होंने जब तक हरदोई जनपद में 250 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था, सस्पेंड किया था। अगर उनके संज्ञान में आता कि कोई अधिकारी या कोई अफसर रिश्वत ले रहा है या किसी कोई संज्ञान में लिप्त है, तो उनको तत्काल निलंबित कर दिया जाता था। और जब से यहाँ से जो पुलिस यहाँ से ट्रांसफर हुआ, अलीगढ़ पड़ गए हैं, ये पुलिस अधीक्षक जब से आए हैं, यहाँ पर कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई हल्की चल रही है। ये भी एक सोचने वाली बात है। जब यहाँ पर कल नहीं, ऐसी कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं है कि इंतजार करिए। देखिए, सख्त होता है, आप कप्तान है, जिले के कप्तान है, और आपके पूरे जिले की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था आपके हाथों में है। और अगर ऐसे ही कानून के रखवाले ही तोड़ते नजर आएंगे, इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते आएंगे, जहां पर मित्र पुलिस का पूरी संज्ञा दी जाती है। और बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकता कि एक घटना से पूरे पुलिस फोर्स पर या पूरे पुलिस वालों पर सवाल खड़े किए जाए। बहुत अच्छी पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो काम किया वो अपने आप में दिखाई देता है। अपराधियों को भी पकड़ा है, लोग जो कहीं गुम हो जाते हैं उनको भी वापस लाए हैं। बहुत सारे मामले हैं जहां पर दिखता है कि पुलिस किस तरीके काम कर रही है। लेकिन ऐसे कारनामे पुलिस के चरित्र पर ही सवाल नहीं खड़े करते, बल्कि पुलिसिया कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से पुलिस के जो आला अधिकारी भी हैं वो भी इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा, और अगर हो सके तो एसपी से जरूर पूछिएगा कि आखिरकार क्या वजह है कि एक अधिकारी के पास जब इस तरीके के साक्ष्य मौजूद हैं तो जांच की जा रही है, एक महिला का इस तरीके से अपमान करना, उसको इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, उसमें अब कौन सा साक्ष्य आपको चाहिए कि आपने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की है? फिलहाल इसको लेकर के जो भी होगा जरूर हमारे दर्शकों को अपडेट कीजिएगा। आदर्श, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अनिल हमारे साथ बने हुए संभल से। अनिल, कौन सी बड़ी खबर है संभल से आज की? जगन अगर संभल की बात करें तो एक दर्दनाक खबर सामने आई है। ये मामला है जनपद संभल के हजरतनगरगढ़ी थाना क्षेत्र के पोटा गांव का, जहां पर अखंड खबर सामने आई है कि एक बच्ची थी मासूम 9 साल की, वह अपने परिजनों के साथ खेत पर जाती है, जिसमें उसकी माँ और उसकी दादी भी होती हैं चारा लेने के लिए। वहीं अचानक से 10 से 12 कुत्तों का, शिकारी कुत्तों का झुंड आता है और उस मासूम बच्ची को बुरी तरह से नोचता है, और उसकी हालत ये हो जाती है कि शरीर से उसका हाथ ही गायब हो जाता है। शरीर पर कई जगह कुत्तों ने उसको नोचा, खसोटा, इतना घायल कर दिया कि जैसे ही फिर गांव में पता चली, गांव से लोग बाहर दौड़ कर गए, जो जैसे तैसे करके उस बच्ची को, मासूम बच्ची को उन शिकारी कुत्तों के झुंड से छुटाया और उसको अस्पताल लेकर गए। लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचते बहुत देर हो गई थी, डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। फिर जब उसके बाद में लेकर आते हैं मामला, पुलिस के पास सूचना मिलती है, पुलिस आती है मौके पर और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खंड आखिरकार इस तरीके से ये लगातार इस तरीके की वारदात सामने आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं बात अपनी रखी है, लॉ डबर्स अपनी बात रखे हैं। उन्होंने यहां तक की दलील दी कि अगर कुत्तों मतलब हटाया जाएगा इनको तो चूहे बढ़ जाएंगे, तो फिर उस पर कोर्ट की टिप्पणी होती है कि क्या इसके लिए बिल्ली लेकर के आए। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्या इस मासूम को वापस ला सकते हैं? उन लॉ डबर से भी सवाल है। देखिए, आखिरकार कोर्ट, न्यायपालिका हमारे कोई निर्णय
जो लेती है वो बहुत सारे आधार पर, बहुत सारी चीजों के आधार पर लेती है, और इस तरीके से एक बच्ची के साथ, एक मासूम बच्ची के साथ इस तरीके की दरिंदगी इन लोगों के द्वारा, इन बेजुबानों के द्वारा की गई, ये अपने आप में बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी जगहों पर इन बेजुबानों का भी कोई कसूर नहीं होता, लेकिन इसके लिए कोई ना कोई तो रोड मैप, कोई ना कोई प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। इस तरीके से ये जो बेजुबान है, उस मासूमों के साथ इस तरीके की बहुत सारी बर्बर इस तरीके की घटनाएं सामने आई है, जहां पर, और इस तरीके से जो अनिल बता रहे हैं कि इतनी निर्दयता के साथ शिकारी कुत्तों ने इस तरीके से हमला किया कि हाथ तक नोच ले गए, बच्ची की जान तक चली गई। ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं सावधानी किससे बरतेंगे? अगर कुत्ते नगर निगम आते हैं तो कई लोग खड़े हो जाते हैं, क्यों लेके आप जा रहे हैं? बहुत सी घटनाओं को देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला तो उसके खिलाफ लोगों का कहीं ना कहीं गुस्सा फूट पड़ा और प्रदर्शन करने लगे। लेकिन क्या आज उस बच्ची को वापस लाया जा सकता है, जो जिसकी इस तरीके से कहीं ना कहीं निर्दयता के साथ उन शिकारी कुत्तों ने जान ले ली? आखिरकार इस पूरे मामले पर अनिल क्या कोई एक्शन हुआ है? कोई क्योंकि देखिए ये केवल संभल का ही मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश का मामला, और उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, उसको कहीं ना कहीं निर्देश जारी करने पड़े। तो आखिरकार इसको लेकर के उसके बाद वहां पर किस तरीके की चीजें हो रही है, क्या बातें हैं, प्रशासन ने किस तरीके का एक्शन लिया है, कोई एक्शन? जी अखंड, अगर इसकी बात करें तो अभी प्रशासन की तरफ से कोई इस तरह का एक्शन नहीं आया है, लेकिन जो ग्राम प्रधान है उन्होंने ये आश्वासन दिया है, ये जो सूत्र बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि हम इसकी शिकायत करेंगे और जल्द से जल्द जो ये आवारा कुत्ते जंगल में घूम रहे हैं इनको हम जल्द से जल्द पकड़वाएंगे। बिल्कुल, जो भी हो शिकायत करने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। इस तरीके से एक बच्चे की जान चली गई है, हो सकता हो किसी और को भी अपना शिकार बना ले, किसी और बच्चे को बनाए, तो कम से कम ये विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें जितने जल्दी हो सके ऐसे जो शिकारी कुत्ते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर बनती है, और प्रशासन को भी आगे आना चाहिए, किसी शिकायत का इंतजार नहीं करना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेकर के इसके लिए जो भी कार्रवाई करनी चाहिए उसे करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार क्या उस मासूम की जिंदगी इतनी सस्ती थी? शिकारी कुत्तों ने उसको अपना शिकार बना लिया, और अब तक अगर कोई कार्रवाई का इंतजार करने के लिए, किसी की शिकायत पर कार्रवाई के लिए कोई इंतजार कर रहा है, तो अपने आप में सवालिया निशान है कि आखिरकार किस बात का इंतजार है? क्या उस बच्चे की मौत आपको समझ में नहीं आती कि एक बड़ी घटना है? तो अपने आप में अनिल बात कीजिएगा, और अभी इस पर क्या एक्शन लेने वाली है टीम, इसको भी जरूर हमारे दर्शकों को अपडेट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अवनीश हमारे साथ बने हुए कानपुर से। अवनीश, सबसे बड़ी खबर कौन सी है कानपुर की आज? देखिए कल देर रात जो है एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी और मासूम जो बेटे को है मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि जो सुरेंद्र यादव है संदरपुर निवासी है, घाटमपुर में रहने वाला है, जो कि खलासी का काम करता था और लगातार जो है शराब के नशे में आकर के कहीं ना कहीं जो है पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता था, और लगभग 4 भाई हैं, वो चारों भाइयों से भी उसने नाता तोड़ दिया था, अलग रहता था। तो जो भाई हैं उनका भी कहना है कि शराब के नशे के चलते उसके जो संबंध हैं हम लोगों से भी खराब हो गए, और कल नशे की हालत में जब वो आया है देर रात लगभग 9 बजे के आसपास में, पत्नी ने जब ये इसी नशे को लेकर के जब बातचीत की है, पत्नी ने मना किया है शराब पीने को लेकर के, तो उस नशे की हालत में एक बांके से जो है कहीं ना कहीं पत्नी की और एक 2.5 साल के अपने बेटे की जो है गला रेत करके हत्या कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हत्या करने के बाद में वो मौके पर काफी देर तक बैठा रहा, जब कुछ हलचल हुई उसके बाद वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल जब फॉरेंसिक टीम पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां से जो है जो बांका जिससे हत्या की गई है वो बांका जरूर मिला है, लेकिन जो सर्वेश जो सुरेंद्र यादव है जिसने हत्या की है वो मौके से फरार हो गया था। जो जेसीपी है उनका साफ तौर पर कहना है कि एक टीम बनाई गई है जो इस युवक को पकड़ेगी जिसने निर्मम तरीके से अपने गर्भवती पत्नी की जो है हत्या की, अपना एक मासूम बेटा जो 2.5 साल का उसकी हत्या की है। फिलहाल अभी जो आरोपी है वो पुलिस से की गिरफ्त से कहीं ना कहीं बाहर है। आखिरकार कई बार ऐसा होता है, इस तरीके के मामले जब अवनीश आते हैं तो परिजन पुलिस में भी शिकायत करते हैं। आखिरकार इसकी घटना पूरी घटित हो गई, एक व्यक्ति ने शराब के नशे में अपनी ना सिर्फ पत्नी, अपने बच्चे की भी निर्मम हत्या कर दी। तो क्या पुलिस की गिरफ्त में आया वो आरोपी बैठा रहा, और उसके बाद इस तरीके के मामले जब पुलिस के पास जाते हैं तो कई बार देखा जाता है पुलिस भी झट पल्ला झाड़ लेती है। क्या ऐसे मामलों में किसी तरीके की कोई एक्शन की बात कही जाती है? कभी किसी अधिकारी से आपने बातचीत की, समझने का प्रयास किया कि आखिरकार इसमें पुलिस क्या एक्शन ले? क्योंकि जिस तरीके से इस शराबी युवक ने अपने परिवार की, अपनी पत्नी की हत्या कर दी, तो आखिर कभी ना कभी तो ऐसा होता है जब इस तरीके के झगड़े पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन उसको पुलिस टरकाने का काम करती है या उसको टालने का काम करती है। कई बार देखने को मिला है। अब क्या उस व्यक्ति को वापस लाया जा सकता है? क्योंकि कई बार होता है कि लोग ने शराब के नशे में ऐसा कदम उठाया, हाथ छोड़ दिया या मारपीट कर ली, लेकिन ऐसी स्थितियों में क्या इस तरीके की कोई पुलिस के पास कोई ऐसी
चीज होती है? क्या उनके पास कोई ऐसा स्टेप उठाने के लिए कोई कदम होता है कि इस तरीके की चीजों को रोका जा सके? क्योंकि ये कोई एक आध घटना नहीं है, कई ऐसी घटनाएं हैं। कभी सुनने में आता है कि बेटे ने शराब के लिए पैसे ना मिलने पर अपनी माँ की हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या कर दी। ये एक नहीं, कई ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसको लेकर के प्रशासनिक अमला क्या सोचता है, पुलिस क्या सोचती है? देखिए अगर लगातार ये प्रतिदिन का है मामला। आपको बता दें कि प्रतिदिन प्रति थाने में जो है इस तरीके की घटनाएं जाती हैं, जिसमें कहीं न कहीं शराब के नशे में लोग लड़ाई झगड़े करके जो है कहीं न कहीं पहुँचते हैं और उसमें एक साधारण सी धारा 151 में जो है उनका चालान कर दिया जाता है और अगले दिन उनको छोड़ दिया जाता है। फिर से कहीं न कहीं जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाते हैं शराब पीने के लिए और शराब पी करके फिर से झगड़ा करने के लिए। बिल्कुल इस तरीके के मामलों में कहीं न कहीं एक बड़ा नियम बनाना चाहिए कि अगर नशे की हालत में किसी भी तरीके का कोई कृत्य करता है तो उसके खिलाफ में उसी वक़्त एक बड़ी कार्रवाई की जाए, एक बड़ा प्रावधान इस तरीके का लाया जाए, जिससे कहीं न कहीं जो बड़ी घटनाएँ शराब के नशे में ही जो बड़ी घटना है, क्योंकि जो कल घटना हुई है उसमें 3 हत्या की है। एक मासूम बच्चा किया है और एक जो है महिला की और एक ऐसा बच्चा जो है जो कि अभी दुनिया देख भी नहीं पाया, कहीं न कहीं उसकी भी मौत हो गई क्योंकि वो जो महिला थी वो गर्भवती थी। तो 3 मौतें हुई हैं और वो सिर्फ़ शराब के नशे में ही हुआ है। जब आप शराब के नशे में होते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, आप बिल्कुल याद नहीं रखते हैं कि हम किसके साथ में क्या करने वाले हैं। उस वक़्त वो घटना जब हो जाती है, जब हमारा नशा उतरता है तो उसके बाद कहीं न कहीं पता चलता है कि मैंने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल जो मामला है वो कहीं न कहीं संदिग्ध है और इस तरीके के जो मामले आते हैं, संदिग्ध रहते हैं। उस वक़्त अगर पुलिस एक कोई ऐसा नियम, कोई कानूनी तरीके का व्यवस्था सरकार के द्वारा एक अगर ऐसी की कर दी जाए कि अगर शराब के नशे में कोई व्यक्ति कोई भी कृत्य करता हुआ, अगर लड़ाई झगड़ा करता हुआ पाया जाता है तो एक बड़ी सज़ा का प्रावधान हो। अगर एक डर डर लोगों के अंदर, भय लोगों के अंदर आएगा तो कहीं न कहीं शराब के नशे में गाड़ी चलाना से लेकर के, क्योंकि गाड़ी चलाने के दौरान भी कहीं न कहीं बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, तो अखंड शराब हालाँकि जो है क्योंकि बंद नहीं कर पा रहे हैं, बंद नहीं हो पा रही, लेकिन अगर इस पे रोकथाम की जाएगी तो कहीं न कोई एक बड़ा कदम इस सरकार का ज़रूर या इस प्रशासन का ज़रूर होगा अखंड। बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि देखिए आपने भी जैसा अवनीश देखा और हम लोग देखते हैं पूरे देश प्रदेश से ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती हैं और जैसा अवनीश ने बताया कि प्रतिदिन की खबर है कि इस तरीके के मामले लगातार थानों में जाते हैं, शिकायतें होती हैं और पुलिस 151 का चालान करके किसी तरीके से निपट भी गए के जो भी कर, लेकिन ऐसा कोई नियम कायदा कानून जरूर बनाना चाहिए कि जैसे इन सारे मामलों में कहीं ना कहीं इसको रोका जा सके, क्योंकि ये ऐसी समस्या है जो हर घर में है। बहुत सारे घरों में इस तरीके की स्थितियां पैदा हो चुकी है जहां पर इस तरीके से नशे के लत के चक्कर में लोग अपनों को ही भूल जा रहे हैं और उनकी निर्मम हत्या करने में भी पीछे नहीं हट रहे। फिलहाल इसको लेकर के बिल्कुल नियम ऐसे बनाने चाहिए, कठोर नियम बनाने चाहिए कि शायद इस तरीके की स्थितियां पैदा ना हो, इस तरीके का कोई भी इस तरीके काम ना कर सके कि अपनी न सिर्फ पत्नी की हत्या करे बल्कि उस बच्चे की जो अभी तक उसने इस दुनिया को देखा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले आते हैं लगातार। इसको लेकर के प्रशासन को, पुलिस को और अगर हो सके तो न्यायपालिका को जरूर इसमें कोई ना कोई कड़े प्रावधान जरूर रखने चाहिए कि जिससे इस तरीके के मामलों को रोका जा सके। फिलहाल अवनीश एक खबर और भी है क्योंकि देखिए ठंड के लेकर के लगातार जिस तरीके की खबरें आ रही हैं और कानपुर की बात की जाए तो लगातार कानपुर सबसे ज्यादा ठंडा शहर होने का बहुत दिनों तक उसने एक रिकॉर्ड बनाया है। अभी ये हालत क्या है क्योंकि ठंड से कहीं ना कहीं लोगों को दिन में जरूर धूप की वजह से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन हाड़ का पान देने वाले इस ठंड में सुबह और शाम गलन लगातार बढ़ती जा रही, कहीं ना कहीं इससे मासूम बच्चों और बुजुर्गों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो रही है। कानपुर में हालात इस वक्त क्या है? देखिए अगर लगभग 2 दिन से जो है कहीं न कहीं धूप जो है सूर्य देवता जो है अपनी कहीं न कहीं जो है धूप निकली है और सबसे बड़ी बात ये है कि धूप जब ज़रूर निकल रही है, लेकिन जो अभी एक हवा में जो ठंडक है उसमें कोई कमी नहीं आई है, वो ठंड लगातार बरकरार है। फिलहाल धूप ने कुछ राहत ज़रूर दी है, लोग धूप में बाहर निकल कर बैठ रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं या जो छोटे बच्चे हैं उनको भी जो कहीं न कहीं धूप को दिखाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें ठंड की तो देखिए मेरी पोशाक आप लगातार देख रहे होंगे कि मैं अपने आप को जो है मजबूत तरीके से बना करके चलता हूँ, क्योंकि कानपुर में लगातार ठंड है और ये ठंड लगातार जो है बुजुर्गों के साथ में इस तरीके और सबसे बड़ी बात अखंड मैं अपनी बात को बदल रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में आप लगातार देख रहे होंगे कि पहले जब हम सुनते थे आज से 2 दशक पहले तो ये पता चलता था कि जो बुजुर्ग हैं उनको तो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता था या जो कोई बहुत बीमार व्यक्ति था उसको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता था। लेकिन इस वक्त जो है आम आदमी, एक साधारण इंसान जो 20 साल की 25 साल की उम्र का जो व्यक्ति है वो भी हार्ट अटैक का कारण कहीं न कहीं उसको आ रहा। तो लगातार जो हार्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्टर हैं या कार्डियोलॉजी के जो डॉक्टर हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इकोस्प्रिन टाइप की एक टैबलेट होती है, उसको भी कहीं न कहीं जो है अपने घरों में जो है एक डिस्प्रिन टैबलेट आती है, इनको अपने घरों में जो है रखें और किसी भी तरीके की कोई हार्ट की प्रॉब्लम लगे तो
2 जो गोलियां हैं उनको आप चबा करके खा सकते हैं। उस दौरान जो है कहीं न कहीं आपको राहत भी मिलेगी और आप आसानी से हॉस्पिटल में पहुँच सकते हैं। तो जो सावधानियाँ हैं वो भी लगातार जो डॉक्टर हैं वो भी बताते हुए नज़र आ रहे हैं और साफ तौर पर क्योंकि कानपुर सबसे ठंडा शहर माना जा रहा है, तो यहाँ पर लगातार जो है प्रशासन प्रयास कर रहा है कि जो भी ज़िम्मेदारी के साथ में जो भी कार्य किया जा सकता हो लोगों को बचाव के लिए, वो भी किए जा रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर ग्राम प्रधान भी कहीं न कहीं जो पेड़ है, ऐसे पेड़ हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होना, उनको भी कटवा करके चौराहों पर जो है उनको रख करके आग जलाने का, अलाव जलाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल लगातार क्योंकि ठंड था, अब धूप निकली है तो ज़रूर कुछ राहत मिली है, लेकिन फिलहाल अभी जो हवा है उसमें अभी भी जो है ठंडक साफ तौर पर देखी जा सकती है। खंड बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही अवनीश ने और ऐसे कई मामलों की बाढ़ सी आ गई है। बिल्कुल बुजुर्गों के लिए, मासूमों के लिए ठंड कहीं न कहीं परेशान करने वाली है। लेकिन इस ठंड से कई युवाओं की मौत की खबरें भी आई हैं और हम भी इस खबर को देख रहे हैं और कैसे 25 से 30, 35 साल, 36 साल और 40 साल तक के युवा इस हार्ट अटैक से अपनी जान गँवा रहे हैं। बहुत बड़ी जानकारी अभी अवनीश ने दी है कि अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत लगे, आप पहले अगर हो सके तो अस्पताल ज़रूर जाएँ और अगर नहीं है, तो कम से कम जो दवाई आप मेडिसिन बताई है अवनीश ने, उसको अपने पास ज़रूर रखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकती है ऐसी स्थिति में। क्योंकि इस तरह की घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं और एकाएक हार्ट की समस्या, हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक लोगों की ज़िंदगी और सांसें दोनों छीन रहा है। ना सिर्फ उनकी सांसें छीन रहा है बल्कि परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ी आफ़त का सबब बन रहा है क्योंकि कई लोग उनके ऊपर कई लोग होते हैं, उनका परिवार वो अपना पीछे छोड़ के चले जाते हैं। तो इस वक़्त सबसे ज़रूरी है कि अपने और अपनों का ख़्याल रखना है, तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा और हर एक ज़रूरी चीज़ का आपको पालन करना होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद अवनीश इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। देखिए अवनीश ने बताया कानपुर कितना ज़्यादा ठंडा है और कानपुर में कितनी ज़्यादा ठंड है, लेकिन उन्होंने जो उपाय बताया है, जो परेशानी बताई है, जो आम तौर पर युवाओं के साथ आजकल देखने को मिल रही है, इसके लिए आपको भी कहीं न कहीं पूरी तरीके से सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि हार्ट अटैक की बढ़ती जो घटनाएं हैं वो लगातार लोगों को परेशान कर रही हैं और ये ना सिर्फ बुजुर्गों के लिए है बल्कि युवाओं के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है जिसमें युवाओं की हार्ट अटैक से मौत एक बड़ी वजह बनता जा रहा है। इसलिए आपको भी अपने ना सिर्फ हेल्थ के बारे में विशेष ध्यान रखना है, जो भी जरूरी मेडिसिन हो अपने पास उनको जरूर रखना है क्योंकि एक छोटी सी मेडिसिन शायद आपकी जिंदगी बचा सकती है और आपके जो पीछे लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी सिक्योर कर सकती है। एक और आपको खबर बता देते हैं, पंकज चौधरी जो कि बीजेपी चीफ नए बने हैं, लगातार एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं और एक एक जगह पर जा भी रहे हैं। लखनऊ में भी जब पंकज चौधरी आए तो उनका भव्य स्वागत हुआ। कई जगहों पर लोगों ने उनका स्वागत किया, कई जगह उनके लिए कैंपिंग एक तरीके से कैंप बनाए गए और अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए जो कार्यकर्ताओं का सैलाब था वो उमड़ पड़ा और जगह जगह करीब 7 किलोमीटर का जो रोड शो है लखनऊ में, वो जगह जगह उस रोड शो में पंकज चौधरी को न सिर्फ कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से ढक दिया बल्कि उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। ऐसा लग रहा था जैसे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के लिए कार्यकर्ताओं का एक पूरा हुजूम सड़कों पर उतर आया है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष जो पंकज चौधरी हैं वो यहाँ से निकल करके अयोध्या की तरफ भी जाएंगे। लगातार पंकज चौधरी जगह जगह हर जिले तक जा रहे हैं, उनका प्रवास है और जहां जहां जा रहे हैं उनके साथ कार्यकर्ताओं का भी हुजूम जा रहा है और उनके स्वागत के लिए सड़कें पूरी तरीके से लबालब भरी हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती कि 2027 के चुनाव में वो मजबूती के साथ इस चुनाव को जीते और इसीलिए उसने पूरी तैयारी कर ली है और पंकज चौधरी को कमान सौंप दी है। बहुत दिन लग गए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपना चीफ चुनने में, लेकिन अब ये जिम्मेदारी मिलने के बाद पंकज चौधरी लगातार फील्ड में है और लगातार एक के बाद एक कई जिलों का दौरा भी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने के लिए हर कोशिश जान डालने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।